फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिस्पेक्ट नर्स अ केयर गिवर। माई सेल्फ विवेकानंद मिश्रा। और आज का जो टॉपिक है स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, मतलब कि क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स है उसको हम डीपली में देखेंगे कि वो क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या है और उसको हम लोग डीपली में एक्सप्लेन करेंगे आज। तो फ्रेंड, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च प्रोसेस है, पहले क्या करना रहता है कि जो आपका जो भी रिसर्च है, जो भी इंटरेस्ट है उसको डिस्कवर करना। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना या रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कवर करना कि जैसे कि प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी कोई कंडीशन या ऐसा कोई क्वेश्चन जो सबके लिए एक परेशानी हो, जो या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो। तो पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो क्या सच में प्रॉब्लम है, या फिर हम किसी भी टॉपिक को लेके रिसर्च करने लग रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम को लेके प्रॉब्लम बता के रिसर्च कर रहे हैं। तो पहले ही हमको आइडेंटिफाई करना है और फॉर्मुलेट करना है कि जो रिसर्च है उसका प्रॉब्लम क्या है। जो रिसर्चर होता है वो अपने नॉलेज के थ्रू, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू पहले ये देखता है कि रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जो फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, जो अगर हमें रिसर्च की प्रॉब्लम पता चल गई तो फिर उसके आगे का जो प्रोसेस है वो तभी स्टार्ट होगा, वरना फिर हमारा जो टाइम है वो बर्बाद होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि जो रिसर्च प्रोसेस, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है एक बेटर मैनर में। ये फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि अगर हम इसे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट नहीं करेंगे तो जो हमारा पूरा रिसर्च है वो वेस्ट हो सकता है। इफ़ द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, अगर जो प्रॉब्लम है वो डिफाइंड ही नहीं हो, प्रॉपरली अंडरस्टूड ही नहीं, जो रिसर्चर है उसको प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो जो पूरा रिसर्च है वो पूरा फ्लॉप हो सकता है। इट इज़ जनरली स्टार्ट विद अ ब्रॉड टॉपिक। ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो एक बड़े टॉपिक से स्टार्ट होता है, और जैसे ही जो रिसर्चर है वो डीपली उसमें घुसता चला जाता है, उसके बारे में नॉलेज गेन करता चला जाता है, और फिर वो किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है, फिर लास्ट में वो किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो दूसरा है फ्रेंड्स वो है डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स मतलब रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब हमें क्या क्या, हमारा गोल क्या है, ये जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा गोल क्या है, हमें क्या एम करना है, क्या अचीव करना है, वो हमें डिटरमाइन करना है। क्योंकि देयर मस्ट बी अ क्लियर डायरेक्शन टू एवरी रिसर्च प्रोजेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव सर्टेनली सर्व दिस पर्पज। हमारे पास एक क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, एक वे होना चाहिए। ये जो डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव है वो इसी में हेल्प करता है। ये क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, कहाँ जाना है, जो रिसर्च हम लोग स्टार्ट किए उसमें क्या अचीव करना है, वो ये एक वे प्रोवाइड करवाता है। देयरफॉर रिसर्चर मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए जो रिसर्चर होते हैं उनके पास ऑब्जेक्टिव्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। मतलब जैसे कि हम किसी मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हैं तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए कि ये जो मेडिसिन है वो किस डिजीज़ को क्योर कर रही है, इसका डोज कितना होना चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो हमारे इस तरह के गोल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। इससे हमारा जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो जाता है। तो ये था हमारा डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव हेल्प्स टू नो वेयर वी हैव टू पुट अटेंशन, मतलब कि हमें कहाँ ज़्यादा अटेंशन देना है, वो ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करता है। फिर जो थर्ड स्टेप है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रिव्यू का जो मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में फिर से डिस्कशन करना या फिर से उसको देखना, उसको रिव्यू बोलते हैं। और लिटरेचर मतलब उसके बारे में जो नॉलेज है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या करते हैं फ्रेंड्स, लिटरेचर रिव्यू इज़ अ समरी ऑफ प्रीवियस नॉलेज जनरेटेड ऑन द टॉपिक ऑफ स्टडी। मतलब हम जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उस टॉपिक पे इससे पहले जो प्रेजेंट रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले उस टॉपिक पे क्या क्या, उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या उस पर रिसर्च हो चुके हैं, उसको गैदर करने को बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इट इज़ बिलीव बाय रिसर्चर दैट रिसर्च कैन नॉट बी कंडक्टेड इन अ वैक्यूम बिलेफ्ट ऑफ द प्रीवियस नॉलेज अवेलेबल। मतलब ये ऐसा रिसर्चर मानते हैं कि हम जो
जो रिसर्चर होते हैं वो खाली किसी भी टॉपिक पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं, कि जो भी जैसे कोई टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं और उसके बारे में कोई नॉलेज ही ना हो, तो फिर वो रिसर्च अच्छा रिसर्च नहीं होता है। तो उसका यही मतलब है कि द रिसर्चर्स कैन नॉट बी कंडक्टेड इन अ वैक्यूम, और बेलेफ्ट ऑफ प्रीवियस नॉलेज को इग्नोर करके भी ऐसा रिसर्च नहीं कर सकते। बट but that is require a foundation of existing knowledge to plan and conduct a good research। मतलब एक गुड रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए उसके बारे में पहले से ही एक बेस तैयार होना चाहिए, कि जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस पे एक बेस तैयार होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल है कि जैसे हम किसी मेडिसिन के बारे में, या फिर जो डिजीज़ है, जो पर्सन है जिसके ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हमें मेडिसिन के बारे में, जिस मेडिसिन के ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं और जिस डिजीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं और जो पर्सन है, सबके बारे में हमें एक नॉलेज गैदर कर लेनी चाहिए। उस जो मेडिसिन है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई है, जो डिजीज़ है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई है। तो फिर जो रिसर्च होता है वो एक गुड रिसर्च कहलाता है। अगर आप जिस मेडिसिन या जिस डिजीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, अगर उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन ही ना गैदर करें, तो फिर वो रिसर्च फ्लॉप हो सकता है। This knowledge base on only be acquired through literature review from several sources such as books, journals, research report, unpublished thesis, newspaper, magazine and other current popular electronic information sources। मतलब कि हम कहाँ से जो रिसर्च की जो रिव्यू है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो हम कहाँ से गैदर, जैसे कुछ जर्नल्स होती हैं जो यूनिवर्सिटी से छपती हैं, या फिर जो बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी थेसिस जो पब्लिश नहीं हुई हो या जो उससे रिलेटेड रिसर्च किए हों, उनसे बात करके और ऐसे जगहों से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगला स्टेप, डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये फोर्थ स्टेप है। द बेसिक एम ऑफ रिसर्च इन मोस्ट डिसिप्लिन इज टू डेवलप, रिफाइन और टेस्ट थ्योरीज। मतलब इसका जो मेन एम होता है, ये डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो रिसर्च का मेन एम होता है वो क्या होता है कि एक नई थ्योरी को डेवलप करना, या जो भी अगर पुरानी कोई थ्योरी उसको टेस्ट करना, फिर एक थ्योरी डेवलप करना, थ्योरी जो भी थ्योरीज पड़ी हुई उसको रिफाइन करना, ताकि कोई मिसकंसेप्शन ना हो। तो nursing profession is considered as one of among the youngest science where there is great need of developing new theories or refining testing existing theory to expand the body of professional knowledge। मतलब जो नर्सिंग प्रोफेशन है ये यंगेस्ट साइंस में आता है। मतलब ये एक नया नया साइंस है अभी, जिसको हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, और तो नया होने की वजह से इसमें अभी थ्योरीज की ज़रूरत है, अभी इसमें एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत है। तो जो भी थ्योरी, जो भी डाटा पड़े हुए हैं उसको रिफाइन करना, उसको रीटेस्ट करना और उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करना। इससे क्या होता है, जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो और ज़्यादा एक्सपैंड होगा। तो इसमें डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये किया जाता है। और फिर अगला स्टेप देखते हैं, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस या फिर एजम्पशन। हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब उसके बारे में प्रिडिक्शन करना जो कि सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। मतलब हम जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बेस पे हमारे पास उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज के बेस पे हम कुछ भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि लास्ट में ऐसा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एन एज्यूम्ड स्टेटमेंट सजेस्टिंग एन आंसर टू अ क्वेश्चन विच मे और मे नॉट बी ट्रू। हाइपोथेसिस क्या है, एन आंसर टू अ क्वेश्चन, एन एज्यूम्ड स्टेटमेंट। एज्यूम्ड स्टेटमेंट मतलब जैसे एग्जांपल में हम जब मैथ सॉल्व करते थे पहले, तो हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती थी, तो हम उसको सपोज करते थे, मानते थे कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी एक्स, या माना इसकी जो वैल्यू है वो एक्स है। उसी तरह जो वो मानते थे उसी तरह उसको रिसर्च में हाइपोथेसिस बोलते हैं। मीन्स सजेस्टिंग आंसर टू अ क्वेश्चन, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, विच मे और मे नॉट बी ट्रू। In simple words, it translates the statement of problem into a clearly understandable and easy to comprehend। मतलब ये क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको ट्रांसलेट करता है, और जो स्टेटमेंट है उसको प्रॉब्लम को समझना और उसका एक आंसर प्रिडिक्ट करना, जिससे जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली समझ में आए और एक एक आइडिया मिलता है जिससे हम समझना आसान हो जाता है।
प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आउटकम है वो क्या आएगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके प्रिडिक्शन को हाइपोथेसिस बोलते हैं। जो कि हो सकता हो एक्सेप्टेड हो या फिर रिजेक्ट हो जाए, हो सकता हो सही हो या फिर गलत हो, वो रिसर्च के एंड में पता चलता है। जैसे कि कोई हाइपोथेसिस ले लीजिए, जैसे कि हम ऐसा हाइपोथेसिस मान सकते हैं कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें लीवर डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये एक हाइपोथेसिस है। अब जब इस पे रिसर्च करेंगे, फिर रिसर्च के एंड में पता चलेगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। सेलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच और डिज़ाइन। सेलेक्टिंग रिसर्च अप्रोच और डिज़ाइन में क्या होता है कि जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसका एक ढांचा तैयार करना कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। रिसर्च डिज़ाइन इज द सिस्टमैटिक प्लान टू ऑब्टेन आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। ये एक सिस्टमैटिक प्लान होता है कि जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। इन अ ब्रॉडर सेंस रिसर्च डिज़ाइन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च स्टडी, मतलब जो रिसर्च स्टडी है उसका ये पूरा कॉपी है या फिर एक एक प्लान है कि कैसे करना है। विच इनेबल्स द रिसर्चर टू नो, जो रिसर्चर को ये जानने में मदद करता है। जैसे एग्जांपल, रिसर्च कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, रिसर्च कैसे कर रहे हैं। ये जो रिसर्च डिज़ाइन है इसमें यही किया जाता है, एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है, एक अप्रोच बनाया जाता है कि कैसे रिसर्च को करना है। तो फिर सेवेंथ स्टेप है स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब कि हम किन किन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं वो पॉपुलेशन होता है। वो कोई चीज़ भी हो सकती है या फिर वो कोई इंसान भी हो सकता है। वो कुछ मतलब हम जिस चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। अब उसको स्पेसिफाई करना मतलब उसके बारे में डिटेल करना। जैसे कि हम किसी चीज़ जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके नेम क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी इट इज़ एसेंशियल टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक पॉजेज, मतलब जो पॉपुलेशन है वो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जानना इज़ अ वेरी एसेंशियल इन रिसर्च स्टडी, वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड क्लियरली डिफाइन द ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, और जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। जो रिसर्च पॉपुलेशन होता है वो एग्रीगेट मतलब वो कलेक्शन होता है, जो पूरा सब्जेक्ट है, रिसर्च का सब्जेक्ट है उसका पूरा कलेक्शन होता है वो जो पॉपुलेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉपुलेशन है उसका डिटेल, उसकी जो पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके डिटेलिंग को बोलते हैं, उसके प्रॉपर डिटेल को, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जो भी हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन। अगला स्टेप है फ्रेंड्स डेवलपिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। डेवलपिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन मतलब डाटा कलेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं उसको डेवलप करना। ये टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, टूल्स मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई मशीन ही, ये कुछ भी हो सकता है। तो फिर वही हम देखते हैं कि क्या होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ये रिसर्च प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। द प्लान एंड डिज़ाइन ऑफ टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स, मतलब जो प्लानिंग हो रही है, जो डिज़ाइन ऑफ द डाटा टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन के लिए जो हम टूल्स का डिज़ाइनिंग करते हैं ऑन ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। जैसे कि रिसर्च डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन कौन सा सेलेक्ट हुआ है या फिर उसमें वेरिएबल्स क्या क्या हैं, कौन सब्जेक्ट क्या है, किस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्चर हैं वो कौन है, या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो क्या क्या हैं स्टडी के टाइम पे या फिर जो रिसर्च हो रहा है उस टाइम पे। तो मतलब उसी के डाटा कलेक्शन के टूल्स को डेवलप करना। अब इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स व्हाट इज़ द वे, मतलब कि जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको किस वे से कलेक्ट करेंगे। जैसे कि जो भी पॉपुलेशन है उससे हम जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर किस वे से, किस मेथड से डाटा को कलेक्ट करना है उसको बोलते हैं, उसके डेवलपमेंट को मतलब उसको जो प्लान करते हैं कि कैसे करना है उसको बोलते हैं डेवलपिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। जैसे कि जो मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्शन के वो क्वेश्चनायर्स मेथड होता है। क्वेश्चनायर मतलब क्वेश्चन करना, या फिर इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डाटा डेवलपिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, मतलब उन मेथड्स को डेवलप करना, प्लान करना कि किसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं डेवलपिंग टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन।
अगला है स्टेबलाइजिंग एथिकल कंसिडरेशन इन नर्सिंग साइंस मोस्ट ऑफ द रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द ह्यूमन वेयर इट इज बिकम। अच्छा, एथिकल मतलब कि टू नो व्हाट इज रॉन्ग और राइट, मतलब हम जो भी कर रहे हैं उसमें क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ के बारे में जानना और उसको इस्टेब्लिश करना, ताकि जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कि कोई एरर ना हो। तो इन नर्सिंग साइंस में मोस्ट ऑफ द रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन ह्यूमन, जो भी रिसर्चेज होते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन पे कंडक्ट होते हैं। तो जहाँ पे एथिकल कंसिडरेशन को इस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब क्योंकि वहाँ पे लोग हैं तो उनके साथ कोई गलत ना हो, उनके साथ जो हो वो क्या हो रहा है इसको इस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेकिंग इन्फॉर्म कंसेंट, जैसे कि हर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनके पास एक इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। अवॉइड एरर्स इन, जो डाटा कलेक्शन है उसमें गलती नहीं करनी चाहिए। या फिर एक नॉन रैंडम एक रैंडमाइजेशन मेथड होता है, इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको जस्टिस होता है, तो जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक को ही हम चूज़ करें रिसर्च के लिए। और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी डिग्निटी का ख्याल रखना है, उनका रिस्पेक्ट करना है। और ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, वो सबको पता होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर एक को हर चीज़ पता होनी चाहिए। फिर जो 10th स्टेप है वो है कंडक्टिंग पायलट स्टडी और ट्राई आउट ऑफ टूल। मतलब पायलट स्टडी मतलब जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना, वो रिसर्च करने से पहले हम उसके पे उसको एक स्मॉल स्केल पे उसको रिहर्सल कर लेते हैं। जैसे कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसको एक स्मॉल स्केल पे उस पूरे रिसर्च को एक बार हम रिहर्सल करते हैं, जिससे क्या होता है पूरी हमें हमें आइडिया मिल जाता है। जो रिसर्चर्स हैं उनको आइडिया मिल जाता है कि ड्यूरेशन कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा। और जो लार्ज स्केल में जब पूरे तरीके से इसको रिसर्च को करेंगे तो उस टाइम पे क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, जो डिज़ाइनिंग की है उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है। तो इसीलिए इसको किया जाता है एक स्मॉल स्केल पे, जो रिसर्च है उसको एक बार रिहर्सल किया जाता है। फिर अगला जो स्टेप है वो है सैंपल सिलेक्शन। सैंपल सिलेक्शन मतलब इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कंडक्ट स्टडी ऑन एंटायर पॉपुलेशन। जैसे कि हमने जो रिसर्चर्स होते हैं उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को उस एरिया से या फिर उस इंटरेस्ट से जो पीपल्स को इकट्ठा कर लिया गया, या जिस पे रिसर्च करना है। तो हम जो पूरी पॉपुलेशन है उस पे रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा में होती है। तो हम उसमें से रैंडमली कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड पैथोलॉजी होती है, तो किसी का ब्लड टेस्ट करना होता है तो हम पूरे ब्लड को, उसके बॉडी से पूरे ब्लड को नहीं निकाल लेते हैं, उस जो जो भी उसकी बॉडी में ब्लड है उसमें से एक स्मॉल अमाउंट निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपल। सैंपल निकाल रहे हैं। उसी तरह से इसमें भी होता है सैंपल सिलेक्शन में, जो पॉपुलेशन है पूरी उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना रिसर्च के लिए। फिर अगला जो स्टेप है वो है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च। ये बहुत स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस का ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जिसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन या जो सैंपल होते हैं उससे डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्शन मतलब कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, जो भी वेरिएबल्स है, जो भी इंटरेस्ट है, उससे डाटा को उनसे इंटरेक्शन के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू या ऑब्जर्व करके उनसे जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर किया जाता है, उसको बोलते हैं डाटा कलेक्शन। Process of gathering and measuring information on variables of interest. It helps you to learn more about the sample. जो डाटा कलेक्शन है वो करने से जो सैंपल है जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है जो डाटा कलेक्शन में। अगला जो स्टेप है वो प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस। मीन्स टू से दैट जो डाटा है उसको प्रिपेयर करना एनालिसिस के लिए। तो इन क्वांटिटेटिव स्टडीज केयरफुल चेकिंग ऑफ एवरी टूल्स फॉर इट्स कंप्लीटनेस। मतलब जिस भी टूल का यूज़ करके हम डाटा को कलेक्ट किए थे उसको पूरे को देखना कि वो पूरा कंप्लीट है, पूरा सही है। एंड कोडिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस स्टेप। मतलब जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है वो सही है उसको चेक करना, जो जिस वे से हुआ, जिस मेथड से हुआ उसको चेक करना, उसके कंप्लीटनेस को चेक करना। और कोडिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस। कोडिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कोडिंग, आप जिस डाटा को एनालाइज
करना है, जिस डाटा को एनालाइज करना है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं उसको कोडिंग कहते हैं। या जैसे जिस डाटा को आप लिए हैं उसको किस कैटेगरी में रखे हैं उसको कोडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव डाटा में जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं एक फैमिली पे, तो वहाँ पे मेल है और फीमेल है, तो जो मेल है उसको हम कोडिंग कर दें x या फिर 0, और जो मेल है उसको कोडिंग कर दें 1। तो अब हमेशा अब ये जो पूरी रिसर्च प्रोसेस के दौरान इसकी कोडिंग है जो सेम ही रहेगी। जो मेल है उसको 0 से डिनोट करेंगे और जो फीमेल है उसको 1 से डिनोट करेंगे। इसको बोलते हैं कोडिंग। या फिर जैसे मेडिसिन्स होती हैं, तो फिर कुछ मेडिसिन्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं अल्फ़ा बीटा, उसको बोलते हैं कोडिंग। तो वही वही लिखा है, कोडिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। मतलब कोडिंग है जो मेन एक्टिविटी है इस स्टेप में, प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस में, इस प्रोसेस में। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट वन कोड इज स्पेसिफाइज ओनली वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो एक कोड है वो एक ही इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करे। जैसे कि जो 0 है वो बस फीमेल को, और जो 1 है वो फिर मेल को, या फिर जो अल्फ़ा है वो इस मेडिसिन को, या फिर जो बीटा है वो इस मेडिसिन को, वो बदलनी नहीं चाहिए। इट शुड बी मेंटेन केयरफुली। इसको प्रॉपरली मेंटेन करना है, नहीं तो फिर एरर होने के, गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डाटा प्रिपरेशन किया जाता है। डाटा प्रिपरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, कंबाइनिंग, स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग डाटा। जो डाटा है उसको गैदर करना, उसको कंबाइन करना, उसको स्ट्रक्चर करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, ताकि उसको एनालिसिस उसका किया जा सके। मतलब प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस, ये सारे प्रोसेस करके उसको एनालाइज के लिए रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं प्रिपेयरिंग डाटा फॉर एनालिसिस। इसमें डाटा या इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसको कंबाइन करना, स्ट्रक्चर करना, दैट इज कॉल्ड डाटा प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, अगला स्टेप क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस, जो डाटा है उसका एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। इसमें देखते हैं क्या होता है कि इन क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी न्यूमेरिकल डाटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल मैनर। क्योंकि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स देख रहे हैं, तो जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में, एक ऑर्डर में उसको ऑर्गेनाइज करना। एंड द प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज द रिसर्च क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। क्योंकि जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उसके जब आंसर्स देने हैं आपको, तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आप उसके आंसर्स नहीं दे सकते हैं, तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देते हैं। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डाटा में बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये डाटा को एनालिसिस करने का एक मेथड है, जिसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा है यूज टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन है उसके डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड करना, या जो भी है उसको डिस्क्राइब करना थ्रू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और ग्राफ और टेबल्स। जैसे जो ग्राफिकल मेथड्स होते हैं, जो टेबुलर फॉर्म होते हैं, उसमें उसको रिप्रेजेंट करना, उसको एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ये एनालिसिस का एक तरीका। और दूसरा जो है वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, इसमें कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव में उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको ग्राफ्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं। और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें क्या करते हैं कि जो सैंपल कलेक्शन किए हैं उस पे जो फिर एक्सपेरिमेंट किए और जो बाकी की पॉपुलेशन है उसको कंपेयर करके और फिर एक कंक्लूजन निकाल के प्रिडिक्शन कर देना, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो सैंपल सेलेक्ट किए थे उस पे जो एक्सपेरिमेंट किए उससे जो डाटा कलेक्ट हुआ, और फिर जो पॉपुलेशन पहले थी जिसमें से हम लोग सैंपल सेलेक्ट किए थे, उस उस पॉपुलेशन से डाटा को कलेक्ट करना और इस पॉपुलेशन और इस सैंपल से डाटा को कलेक्ट करना, फिर दोनों को कंपेयर करना, फिर उस कंपैरिजन के आधार पे प्रिडिक्शन कर देना, एक कंक्लूजन दे देना, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स दो मेथड होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा में भी analyzed by using descriptive or inferential statistics. Furthermore, data may be analyzed either by
आइदर बाय मैनुअल कैलकुलेशन, या तो हम मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, और बाय स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू स्टैटिक्स का यूज़ करके और हम जो रिसर्चर होते हैं वो डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। डाटा इज प्रेजेंटेड थ्रू टेबल्स। जो डाटा आया है उसको टेबल्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डाटा एनालिसिस के बाद का जो अगला स्टेप होता है वो डिसएमिनेशन होता है। Dissemination means the action of or fact of spreading something, स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली। उसका और हिंदी में इसका मतलब है प्रसार करना। मतलब कि जो भी रिसर्च हुआ है उसको पब्लिक तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं डिसएमिनेशन। मीनिंग ऑफ डिसएमिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप क्या कहता है कि रिसर्च में बी फेल इन अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इफ फाइंडिंग आर नॉट डिसएमिनेटेड टू इट्स यूजर। मतलब कि जो रिसर्च का जो भी फाइंडिंग आया, जो रिसर्च का कंक्लूजन या लास्ट में जो भी फाइंड हुआ है, उसको अगर स्प्रेड नहीं किया गया, डिसएमिनेट नहीं किया गया, तो फिर उसका जो अचीवमेंट है वो फेल माना जाएगा। मतलब रिसर्च हुआ और किसी को पता ही नहीं चला, कोई उसका यूज ही नहीं कर पा रहा, तो उसको एक तरह से फेल माना जाएगा। रिसर्च फाइंडिंग में बी कम्युनिकेटेड थ्रू राइटिंग ऑफ रिसर्च थीसिस, आर्टिकल और प्रेजेंटिंग एन ओरल रिसर्च रिपोर्ट एट साइंटिफिक प्रोफेशन कॉन्फ्रेंस। मतलब जो रिसर्च फाइंडिंग आया है उसको कम्युनिकेट करना, लोगों तक पहुंचाना, किसके थ्रू? राइटिंग थीसिस या फिर जर्नल्स के थ्रू, या फिर न्यूज़पेपर या आर्टिकल राइटिंग के थ्रू उसको, या उसकी रिसर्च का जो रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के थ्रू। रिसर्च फाइंडिंग मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल, नेशनल और इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन। जो रिसर्च फाइंडिंग आया मतलब उसको मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब कि जैसे ये एक साइंटिफिक मेथड है तो हम उसको साइंटिफिकली लोगों के पास पहुंचाएंगे, ता जो भी इंटरनेशनल और नेशनल और इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये था स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, जिसको पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। अगले वीडियो में मैं आपको स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।